अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया आज 180 देशों में से 157वें रैंक पर आ गया है तो शायद ये सुन करके आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कलम के स्याही से शुरू हुई एक कहानी जिसने साम्राज्यों को चुनौती दी, आजादी की लड़ाई को आवाज दी और सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों तक अपने सवाल पहुंचाए। यह कहानी है भारत की मीडिया की। जब देश गुलाम था तब अखबार सिर्फ खबरें नहीं छापते थे, वे क्रांति को संदेश को लेकर चलते थे। जब देश में सच बोलना अपराध माना जाता था तब पत्रकार जेल गए, अखबार बंद किए गए और लोगों ने अपनी आजादी ही नहीं अपनी जान तक दांव पर लगाई। फिर आया आजाद भारत। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया। उससे यह उम्मीद की गई कि वह जनता की बनेगा, सच को सामने रखेगा। लेकिन समय बदला, खबरें बदली, तकनीक बदली और धीरे धीरे भारत का मीडिया भी बदल गया। आज भारत के करोड़ों लोग हर दिन टीवी, न्यूज, समाचार, सोशल मीडिया के माध्यम से भारत को देखते हैं। लेकिन क्या जो दिखाया जा रहा है वह सच है? क्या मीडिया आज भी उतना ही स्वतंत्र है जितना उसे होना चाहिए? क्या वह जनता के सवाल पूछ रहा है या फिर शोर में कहीं असली मुद्दे दब गए? भारत मीडिया का इतिहास सिर्फ अखबार, चैनलों व पत्रकारों में सीमित नहीं है। यह इतिहास सच और सत्ता के बीच चली एक लंबी लड़ाई का इतिहास है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार और आप सबके सामने लेकर के आए हैं एक नई वीडियो, जिस वीडियो का नाम है भारतीय मीडिया का इतिहास। भारतीय मीडिया के अंतर्गत लगभग 70,000 समाचार पत्र, 690 उपग्रह चैनल, जिसमें से 80 समाचार पत्र चैनल हैं। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा समाचार पत्र बाजार है। भारतीय मीडिया का इतिहास 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से जनसंचार के माध्यम से शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत जेम्स अगस्टन हिक्की 29 जनवरी सन 1780 में द बंगाल गजट अखबार के माध्यम से शुरुआत की। यह प्रकाशन होने के बाद जेम्स अगस्टन हिक्की को अगले 2 साल तक के लिए जेल में डाल दिया गया। अगले 2 साल तक किसी अंग्रेज ने, हिक्की के बाद किसी भी अंग्रेज ने औपनिवेशिकों के हितों पर चोट पहुंचाने वाला प्रकाशन नहीं किया। सन 1826 जुगल किशोर शुक्ल, इन्होंने पहला भारत का हिंदी अखबार पत्र निकाला जिसका नाम था उदंत मार्तंड। 19वीं सदी के तीसरे दशक में राजा राममोहन राय ने भी अपनी पत्रिकाएं मासिक, द्वैमासिक और साप्ताहिक का प्रारंभ किया। राजा राममोहन राय की भूमिका हिंदू धर्म और समाज के आंतरिक आलोचक की थी। वो उन रूपों की आलोचना कर रहे थे जो आज आधुनिकता के प्रति सहज नहीं है। सन 1849 में गिरीश चंद्र घोष ने अपना पहला बंगाल रिकॉर्डर नामक पत्रिका से शुरुआत किया। यह पहला ऐसा अखबार था जिसका स्वामित्व भारतीय हाथों में था। सन 1853 में इसका नाम बदल करके हिंदू पैट्रियट कर दिया गया। हरीश चंद्र मुखर्जी के इस संपादन में विभिन्न प्रश्नों पर ब्रिटिश सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना की। भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता ने ब्रिटिश सरकार के आड़े हाथों लेने में कतई नहीं चूकती थी। इसी कारण सन 1878 में अंग्रेजों ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया ताकि अपनी आलोचना करने वाले प्रेसों का मुंह बंद कर सके। इसका भारत और ब्रिटेन में जमकर विरोध हुआ। मीडिया के लिहाज से 20वीं सदी को एक उल्लेखनीय विरासत मिली, जिसके तहत तिलक, गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय और रविंद्रनाथ ठाकुर और 20 के दशक में स्वयं गांधी जी ने 3-3 अखबार निकालकर देश में योगदान दिया। ये सभी फ्रीडम फाइटर देश के साथ ताल से ताल मिलाकर के अपनी आवाज उठा रहे थे। लेकिन कलकत्ता का स्टेट्समैन, बंबई का टाइम्स ऑफ इंडिया, मद्रास का मेल, लाहौर का सिविल एंड मिलिट्री गजट और इलाहाबाद का पायनियर खुले तौर पर अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। इसी समय ब्रिटिश प्रशासन ने एक शौकिया रेडियो क्लब बनाने की अनुमति दी। 3 साल बाद बंबई और कलकत्ता में नियमित रूप से रेडियो शुरू किया गया। बहरहाल ब्रिटिश सरकार ने सन 1930 में ब्रॉडकास्टिंग को अपने हाथ में ले लिया। सन 1936 में उसका नाम बदल करके ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी कर दिया। रेडियो पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गई। रेडियो ब्रिटिश सरकार के एक प्रचार तंत्र का एक अंग हो गया। 15 अगस्त 1947 को जैसे भारत देश आजाद हुआ, अंग्रेजों ने अपने बोरिया बिस्तर समेटने लगे और ठीक उसी समय मीडिया और सरकार की संबंध बुनियादी तौर से बदल गए। एक तरफ अंग्रेजों द्वारा लगाई गई पाबंदियां प्रभावी नहीं रहीं, दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार के पैरों तले काम करने वाले ज्यादा
ज़्यादातर अखबारें भारतीय सरकार के हाथ में चला गया। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह था कि मीडिया ने सरकार के साथ राजनीतिक कदम उठाए और कंधे से कंधा मिलाकर आधुनिक भारत का निर्माण करना शुरू कर दिया। उस समय स्वतंत्र भारत में मीडिया ने सरकार को गिराने या सरकार को बदनाम करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन साथ ही वो सत्ता का ताबेदार बनने के लिए तैयार नहीं था। उस समय रेडियो आकाशवाणी पूरी तरह सरकार के हाथ में थी। 1952 और 1977 में 2 प्रेस आयोग गठित किए गए। 1965 में एक संविधान संस्था के अंतर्गत प्रेस की स्थापना हुई। 1956 में रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट के तहत प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इन उपाय में प्रेस के आज़ादी को लेकर के सीमित करने को भी देखे जा सकते हैं, पर प्रेस को यकीन था कि सरकार उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करेगी। पर मीडिया को यकीन था कि सरकार किसी भी परिस्थिति में मिलने वाली आज़ादी आर्टिकल 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी का उल्लंघन नहीं करेगी। संविधान में उल्लेख स्पष्ट रूप से न होने के कारण सर्वोच्च कोर्ट इस गारंटी में प्रेस की स्वतंत्रता को, आज़ादी को भी शामिल कर लिया था। लेकिन प्रेस का यह यकीन तब टूट गया जब सन 1975 में आपातकालीन लागू हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने राजनीतिक संकट से उबरने के लिए देश में यह आपातकालीन नियम लागू किया। उस समय 253 पत्रकार जेल गए और 7 विदेशी संवाददाता निष्कासित कर दिए गए। सेंसरशिप थोप दी गई और प्रेस को भंग कर दिया गया। भारतीय प्रेस ने अपने ऊपर होने वाले इस कहर का उतना विरोध नहीं कर पाई जितना उसे करना चाहिए, पर कुछ लोगों ने अपना नुकसान सह करके भी आपातकालीन पाबंदियों का प्रतिरोध किया। लगभग 19 महीने बाद यह आपातकाल चुनाव की कसौटी पर पराजित हो गया, पर इस झटके के कारण प्रेस ने पहली बार अपनी आज़ादी को जरूरत महसूस की। दूसरी तरफ आपातकालीन से यह भी साबित हुआ कि किसी पत्रकार को दबाने के लिए कोई बहुत बड़े कानून की आवश्यकता नहीं है, सरकार का थोड़ा सा दुरुपयोग ही काफ़ी है। आगे चलकर 1975-1976 में भारतीय अनुसंधान केंद्र इसरो ने अमेरिका से एक सैटेलाइट उधार लिया ताकि देश के विभिन्न हिस्सों में 2400 गांवों में कार्यक्रम का प्रसारण हो सके। इसे सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन कहा गया। इसकी सफलता से विभिन्न भाषाओं में मीडिया का कार्यक्रम प्रसारण होने लगा। फिर 1982 में दिल्ली में एशियन का प्रसारण करने के लिए रंगीन टीवी की भी शुरुआत हुई। 90 के दशक में कदम रखने के साथ ही भारतीय मीडिया को बहुत हद तक बदली हुई दुनिया का साक्षात्कार करना पड़ा। यही वो क्षण था जब सरकार ने प्रसारण भारती निगम बनकर आकाशवाणी और दूरदर्शन को एक हद तक स्वतंत्रता दी, बल्कि स्वदेशी व विदेशी पूंजी को भी प्रसारण के क्षेत्र में कदम रखने की अनुमति दी। मीडिया पहले की तरह सिंगल सेक्टर यानी मुद्रण प्रधान नहीं रह गया। उपभोक्ता क्रांति के कारण विज्ञापन में हो रही आमदनी कई गुना बढ़ गई और सदी के पहले दशक से सदी के अंतिम दशक तक मीडिया सार्वजनिक हो गया। इतना कुछ होने के बाद भी आज मीडिया 180 देशों में से 197 नंबर पर रह गया। कौन से कारण हैं जो मीडिया जितना दब करके काम कर रही है? मुख्यतः 4 कारण हैं। पहला नंबर 1, राजनीतिक दबाव। कोई भी मीडिया, अच्छा कोई भी बड़े से बड़े चैनल भी सरकार के पक्ष के खड़ा होकर के सामने सवाल नहीं पूछ रहा है। उसे डर है कि मैं जैसे सरकार से सवाल करूंगा मेरे चैनल का तो बंद कर दिया जाएगा या मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। जबकि भारत देश में प्रेस को सबसे ज्यादा स्वतंत्रता दी गई है बोलने के लिए। दूसरा, बड़े बड़े निजी निवेशकों के हाथ में चैनल चले जाने से मीडिया के संपादकीय स्वतंत्रता पर भी असर पड़ता है। तीसरा, हाल ही के दिनों में कई पत्रकारों ने आत्महत्या कर ली, कई पत्रकार मारे गए, जिसमें मुकेश चंद्रकर का भी नाम है। हाल ही के दिनों में कई पत्रकारों की हत्या हुई जिससे स्वतंत्र रिपोर्टिंग प्रभावित हुई है। आर्थिक दबाव, विज्ञापन और वित्तीय निर्भरता के कारण कई मीडिया संस्थान सरकार या बड़े कारपोरेट के खिलाफ सवाल नहीं कर सकते। दोस्तों, जिस मीडिया को आज हम चौथा स्तंभ कहते हैं, वास्तविकता देखा जाए तो उसका रैंक के साथ साथ उसने स्वतंत्रता पर भी काफी ज्यादा चोट कर दिया है। कोई भी आदमी खुल करके बोलता है, उसकी आवाज आज मीडिया नहीं दिखा रही है। आज मीडिया 90% सरकार के तलवे चाट रही है। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।